नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में एक नए वीडियो के साथ अभिनंदन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा 2022-23 के बारे में। कक्षा 8वीं हिंदी प्रश्न पत्र को लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा है कि इस वीडियो से आपको अपने परीक्षा की तैयारी करने में बहुत ही मदद मिलेगी। इससे आप परीक्षा के समस्त पाठ्यक्रम को अच्छे से समझकर परीक्षा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आइए चलते हैं पहले प्रश्न पर। सबसे पहले परीक्षा जब में जाते हैं, बैठते हैं, तो वहाँ हमें ध्यान से कुछ जानकारियाँ भरनी होती हैं। जैसे वहाँ रोल नंबर आदि लिखने होते हैं, कक्षा लिखनी होती है, विषय लिखने होते हैं, समय ध्यान देना होता है। 3 घंटे का है तो जल्दी से करके ना बैठ जाए, पूर्णांक कितने का है, ये सब ध्यान देते हैं और सामान्य जानकारियों को भरते हैं। इसके बाद सामान्य निर्देश मिलते हैं। पेपर में प्रश्न पत्र से संबंधित निर्देश भी बताए जाते हैं कि निर्देश क्या हैं। जैसे इसमें निर्देश दिया गया कि पूरा प्रश्न पत्र 4 खंडों में है, अ, ब, स और द। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यहाँ बताया गया कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं करने। इसी तरह से सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखिए। सभी प्रश्नों को यथासंभव आप क्रमानुसार ही लिखेंगे, क्रम के अनुसार लिखेंगे, आगे पीछे नहीं लिखना होता। इसी तरह से अगला निर्देश है, सभी प्रश्नों के उत्तर सुलेख में लिखिए। सुलेख में लिखने का मतलब है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देते समय आप लेखन इस तरह से करें कि वह पाठ्य हो, पढ़ने योग्य हो। ऐसा न लिखें कि परीक्षक जब आपकी उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करे तो वह पढ़ न सके, जिस कारण से आपके अंकों की कटौती करे। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे पहले खंड अ की बात करते हैं। खंड अ में निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऐसा लिखा गया है। यहाँ 10 अंक दिए जाएंगे इस गद्यांश के प्रश्नों को हल करने पर, अर्थात 10 प्रश्न होंगे। एक एक नंबर का, एक एक अंक का एक प्रश्न होगा। 10 प्रश्न होंगे और एक एक अंक का एक प्रश्न होगा। जैसे यहाँ गद्यांश दिया गया है, सच्ची मित्रता वह है जो समय के साथ साथ बढ़ती जाए, बढ़ती ही नहीं अपितु दृढ़ से दृढ़तर होती जाए। यह तभी संभव है जब बिना किसी व्यवधान के, रुकावट के मित्रता की निर्मल धारा सदैव एक रस बहती रहे। कोई स्वार्थ रूपी उपल इस शांत धारा में बाधक न बने। यह क्रम मृत्यु पर्यंत अचूक्षण रहे। प्रेम और विश्वास मित्रता के 2 महान सोपान हैं। इन दोनों को मित्रों के बीच होना आवश्यक है। यदि हम अपने मित्र से प्रेम नहीं करते और उसका विश्वास नहीं करते तो हमारी मित्रता रेत पर बने महल के समान दुर्बल और अस्थायी होगी। जो व्यक्ति संसार में सुख चाहता है, जिसे संकट के समय के लिए सच्चे सहायक की आवश्यकता है, संकट के समय के लिए सहायक की आवश्यकता है, उसे सावधानी के साथ ही मित्र का चुनाव करना चाहिए। बहुत से लोगों से मित्रता करना भी ठीक नहीं रहता, क्योंकि पुष्ट और आदर्श मैत्री 1-2 से ही संभव है। किसी को भी अपने प्रेम और विश्वास में लेने से पहले खूब जांच परख लेना चाहिए और फिर धीरे धीरे अपने प्रेम को प्रगाढ़ता प्रदान करते रहना चाहिए। साथ क्या क्या परिवर्तन होता है। इस तरह से मित्रता के बारे में जो कहा गया है वह सत्य है। तो अब प्रश्नों का उत्तर देंगे। मित्रता क्या है जो समय के साथ साथ बढ़ती जाए? मित्रता क्या है? मित्रता वह है जो समय के साथ साथ बढ़ती जाए। तो 1 नंबर इस तरह से आप पा सकते हैं गद्यांश से प्रश्न के उत्तर देते हुए। गद्यांश से पहला प्रश्न ये आया था, इसका उत्तर आपने दिया, 1 नंबर आपने प्राप्त कर लिया।
मृत्यु पर्यंत अक्षुण्ण किसे बताया गया है? तो मित्रता को बताया गया है, दूसरा उत्तर है। इसी तरह से मित्रता के दो सोपान, दो महान सोपान क्या क्या हैं? प्रेम और विश्वास। इसी तरह से सावधानी के साथ मित्र का चुनाव किसे करना चाहिए? तो लिखेंगे जो व्यक्ति संसार में सुख चाहता हो उसे सावधानी के साथ मित्रता का चुनाव करना चाहिए। इसी तरह से दुर्बल शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो गद्यांश से एक शब्द लिया गया जिसमें आपको बताया गया है कि दुर्बल शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ संधि विच्छेद किया गया दो धन बल, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग कर्रा हो जाता है, इस तरह से दुर्बल। इसी तरह से अगला प्रश्न है सज्जन शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो सज्जन का विलोम लिखा गया है दुर्जन। इसी तरह से गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, गद्यांश का शीर्षक भी बताया गया है सच्ची मित्रता। इसी तरह से संसार शब्द का उपसर्ग शब्द क्या होगा? संसार शब्द में उपसर्ग पूछा गया है तो संसार शब्द में उपसर्ग होगा सम। इसी तरह से मित्रता दुर्बल और अस्थायी कब होती है? तो लिखेंगे प्रेम व विश्वास न करने पर मित्रता दुर्बल होती है और अस्थायी होती है। व्याकरण की दृष्टि से मित्रता शब्द है, व्याकरण की दृष्टि से मित्रता शब्द को देखें तो भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह से एक रस शब्द में समास क्या होगा? एक रस शब्द में समास होगा कर्मधारय। अब आगे ये 10 प्रश्न हो गए हैं। इन 10 प्रश्नों के बाद आप देखें तो 10 प्रश्नों के बाद हम काव्यांश पर चलेंगे, पद्यांश जो कहते हैं। पद्यांश जो इस तरह से है, भई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर है, सपनों में खोया पड़ा है, भई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जगेगा यह तो जो आगे निकल गए हैं। इस तरह से यहाँ तक काव्यांश दिया गया है। इससे प्रश्न पूछे गए हैं कवि सूरज से क्या कहता है? उत्तर आदमी को जगाओ। कवि कहता है इस आदमी को जगाओ। अगला प्रश्न दिया गया है सोया पड़ा आदमी किस से बेखबर होता है? तो सच से बेखबर होता है। इसी तरह तीसरा प्रश्न है कवि सूरज से व्यक्ति को कब जगाने को कह रहा है? कवि सूरज से सही वक्त पर व्यक्ति को जगाने को कह रहा है। इसी तरह से इस पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो आलसी मानव इस पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। इसी तरह से सूरज शब्द का 3 पर्यायवाची शब्द लिखें। सूर्य, दिनकर, आदित्य आदि। इसी तरह से बहुत सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ 3 पूछा गया तो 3 लिखा गया है। अब खंड ब की बात कर लेते हैं। खंड अ में हमें 15 अंक मिल चुके हैं, 10 गद्यांश से और 5 काव्यांश से। अब 5 अंक का यह प्रश्न है। खंड ब में पहला प्रश्न अर्थात तीसरा प्रश्न, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं लिखिए। तो उत्तर होगा अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, पंक्ति में अलंकार होगा। तो इस पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तरन में त, तनुजा में त, तट में त, तमाल में त, तरुवर में त। इस तरह से यहाँ आप देख पा रहे हैं। इस कारण यहाँ अनुप्रास वर्ण की आवृत्ति, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। परंतु कभी कभी कुछ ऐसे पंक्तियाँ होती हैं जिसमें हमें वर्ण की आवृत्ति नहीं दिखती, फिर भी वहाँ अनुप्रास होता है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यहाँ कोई पंक्ति आवृत्ति में नहीं दिख रही है, फिर भी यहाँ अनुप्रास है। लेकिन यहाँ अंत में आवृत्ति दिख रही है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सागर र, जय कपीस तिहु लोक उजागर, उजागर र। तो र वर्ण की आवृत्ति अंत में हो रही है, इसलिए यहाँ अंत्यानुप्रास है।
तो ध्यान रहे, इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इसी तरह से अगला उदाहरण है, प्रश्न है, गुरुपद चरण सरोज रज पंक्ति में अलंकार होगा। तो पंक्ति में अलंकार क्यों होगा कि गुरुपद कैसे हैं, जैसे सरोज रज। गुरुपद और सरोज रज में कोई भेद नहीं रह गया है, अभेद हो गया है। जब दोनों में, उपमेय और उपमान में अभेद अंतर हो जाए, वहां रूपक हो जाता है। तो यहां पर सही विकल्प है रूपक। इसी तरह से अगला प्रश्न है, जब काव्य में एक ही बार शब्द का प्रयोग हो लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहां कौन सा अलंकार होता है। तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, अलंकार शब्द के प्रणेता आचार्य कौन हैं। तो अलंकार शब्द के प्रणेता आचार्य भामह जी हैं। इस तरह से 5 प्रश्न हो गए। प्रश्न 3 का 5 प्रश्न जो 5 अंक हमें देगा। इसी तरह से चौथा प्रश्न आया है, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहले अर्थ लिखिए, फिर उसको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अर्थ लिखते हैं, अपना उल्लू सीधा करना, जिसका अर्थ होगा स्वार्थ सिद्ध करना। आजकल के नेता अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। इसी तरह से दूसरा मुहावरा है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, किसी के साथ मिलकर ना रहना। गांव में रहकर अपनी खिचड़ी अलग नहीं पकाना चाहिए, सबके साथ मिलकर चलना चाहिए। इस तरह से आप अपने मन से किसी भी मुहावरे का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अर्थ तो आप मुहावरे का ही लिखेंगे देंगे, लेकिन वाक्य प्रयोग अपने मन से कर सकते हैं। एक मुहावरे का अर्थ लिखेंगे और वाक्य प्रयोग करेंगे तो 2 अंक आपको मिल रहा है। यहाँ 5 मुहावरे पूछे गए हैं, जिसमें से आपको 10 अंक दिए जा रहे हैं। अब तीसरा है, उल्टी गंगा बहाना, परंपरा के विरुद्ध काम करना, इसका अर्थ हो गया। इसका वाक्य प्रयोग किया गया है, अपने शत्रु से मित्रता करके तुम उल्टी गंगा बहा रहे हो, अर्थात परंपरा के विरुद्ध काम कर रहे हो। हाथ कंगन को आरसी क्या, इस तरह से कहा जाता है, यह लोकोक्ति है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यह पूरा वाक्य है। अब इसका अर्थ क्या देंगे यहाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैंने मदन को खुद नकल करते देखा। नकल करते किसको देखा, मदन को देखा। मुझे कोई प्रमाण नहीं चाहिए, इसलिए हाथ कंगन को आरसी क्या। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरह से यह लोकोक्ति भी आ गई है। अवसर निकल जाने पर पछताना, जब अवसर निकल जाए, समय निकल जाए, तब पछताने से कोई फायदा नहीं है। जैसे पहले तो परिश्रम किया नहीं, अब फेल हो जाने पर पछताने से क्या फायदा। तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरह से 15 अंक आप खंड अ से प्राप्त कर चुके हैं। खंड ब से आपने 15 अंक, 30 अंक आपको अभी तक मिल चुके हैं। अब आते हैं खंड स में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ एक प्रश्न लिया गया है, जिसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं। हर एक प्रश्न 2 अंक का है। इस तरह से यहाँ भी आप 10 अंक प्राप्त करेंगे। यह भारत की खोज पुस्तक से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं, जहाँ से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 5 प्रश्नों को आप हल करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, तो आपको प्रत्येक प्रश्न के हिसाब से 2 अंक, पूरे अंक 10 प्राप्त होंगे। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किया था। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम सभी को रोजगार देने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किया था। तनाव बढ़ने के क्या परिणाम हुए।
अब तनाव बढ़ने के स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हुआ। तनाव बढ़ने से व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहने लगा और आत्मनिर्भर बनना चाहने लगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, कमजोर आत्मा वाले लोग कर देते हैं, यहाँ डॉट डॉट दिया गया, रिक्त स्थान की पूर्ति की करें, तो पूर्ति करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, उत्तर दिया गया समर्पण। कमजोर आत्मा वाले लोग समर्पण कर देते हैं। इसी तरह से प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? उत्तर लिखेंगे 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अब यहाँ हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप प्रत्येक प्रश्न को किस तरह से करेंगे। प्रत्येक प्रश्न को जैसे नंबरिंग की गई है, जैसे अंक दिए जा रहे हैं, ऐसे ही सुंदर तरीके से लिख करके आप सुंदर तरीके से अपनी तैयारी करके अच्छे अंक ला सकते हैं। अब यहाँ है प्रश्न, तय ही पूत अनोखो जायो, पंक्तियां में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? तो यहाँ उत्तर के रूप में लिखेंगे कि पंक्तियों में ग्वालन के हृदय में यशोदा के लिए ईर्ष्या की भावना व क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं। इस तरह से दूसरा प्रश्न जो होगा, यहाँ श्री कृष्ण के लिए 6 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो गोविंद, माधव, बंसीवारे, गिरिधर, वासुदेव और मदन। इस तरह से कृष्ण के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, आप 6 कोई पर्यायवाची अपने मन से लिख सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा? तो लिखेंगे, पानी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज पुरखा कहा क्योंकि एक जल कण में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का ही मिश्रण होता है। इस तरह से अगला प्रश्न आया, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है? अपने शब्दों में लिखिए। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, घायल होने के बाद भी बाज ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को भरपूर भोगा। वह असीम आकाश में भी भरकर उड़ान भर चुका था, जी भरकर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने ना भोगा हो। इस तरह से घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं, अपने शब्दों में लिखिए। तो यह शब्दों में आप लिख कर सकते हैं। गवरैया और गबरे की बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। तो संवाद जो होता है एक दूसरे की बातचीत को कहते हैं। तो बातचीत गबरा और गौरैया के बीच जो बातचीत हुई है कुछ इस तरीके से हुई है, आप देख सकते हैं। गौरैया कहती है, आदमी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कितना जचता है। गबरा बोला, बेवकूफ है आदमी, कपड़े पहनकर अपनी सुंदरता को ढक लेता है। गौरैया, कपड़े मौसम से बचने हेतु भी पहने जाते हैं। गबरा, कपड़े पहन लेने से तो उसकी मौसम को सहने की शक्ति समाप्त हो जाती है, साथ ही कपड़ों से उनकी हैसियत भी झलकती है। गौरैया, आदमी की टोपी तो सबसे अच्छी होती है। गबरा, टोपी टोपी की तो बहुत मुसीबतें हैं, कितने ही राजपाट टोपी के दम पर बदल जाते हैं। टोपी इज्जत का प्रतीक है, साथ ही जीवन की जरूरतें पूरी करने हेतु तो न जाने कितनी टोपियां घुमानी पड़ती हैं, अर्थात कितनों को मूर्ख बनाना पड़ता है। इस तरह से गवरैया, गबरा, देखो मुझे रुई का फाहा मिल गया, अब मेरी टोपी बन जाएगी। गबरा, तू तो बावरी हो गई है, रुई से टोपी तक का सफर तो बहुत लंबा है। गौरैया, बस तुम तो देखते जाओ कैसे मैं टोपी बनवा कर ही दम लूंगी। इस तरह से दोनों के बीच जो बातचीत हुई आप इस तरह से अपने ही शब्दों में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ से मिलान करो। अब निम्नलिखित शब्दों का जो है अर्थ से मिलान करना है। पहला है नगीना। अब नगीना शब्द जो आया है यहाँ आप देख पा रहे हैं, शब्द का मिलान करना है। अब नगीना का अर्थ हमें लगता है कि नगीना का अर्थ यहाँ होगा सुंदर।
नगीना का अर्थ होगा सुंदर। इसी तरह से जुगाड़ दिया गया है दूसरे नंबर पर, और जुगाड़ का अर्थ हमें लगता है कि हो जाएगा उपाय। इसी तरह से आप देखें मत दिया गया है, मत का अर्थ होता है नहीं, और मूजी का अर्थ होता है दुष्ट। इसी तरह से पाखी का अर्थ होता है पक्षी। इस तरह से आप देखें, ऐसे आप मैच कर सकते हैं, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ से मिलान करो, ऐसे मैच करके आप 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। एक शब्द का मिलान करने से 1 अंक यहाँ मिल सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, लहरों का गीत सुनने के बाद सांप के मन में भी अपनी कायरता के प्रति ग्लानि का भाव उत्पन्न हुआ होगा। अवश्य ही उसके मन में उड़ने की इच्छा जागृत हुई होगी। सांप ने निश्चय ही गुफा से निकलकर असीम आकाश की ऊंचाइयों को पाने हेतु उड़ने का प्रयास किया होगा। इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। समुद्र के किनारे बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती है? अपने शब्दों में लिखिए। समुद्र के किनारे जो न तो कभी ठंडी में ठंडी अधिक पड़े और न गर्मी में अधिक गर्मी पड़े, इसीलिए तो लोग समुद्र के किनारे जाने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, देख लेते हैं। समुद्र के आसपास के इलाकों का पानी अपने आसपास का तापमान व अधिक बढ़ने देता है, न अधिक घटने देता है। यहाँ का तापमान समशीतोष्ण अर्थात सुहावना बना रहता है। यही कारण है कि समुद्र तट पर बसे नगरों में न अधिक सर्दी पड़ती है और न अधिक गर्मी। अगला खंड है खंड द, जो लेखन खंड है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कम से कम 1.5 से शब्दों में निबंध लिखिए। अब यहाँ निबंध के लिए 2 विषय दिए गए हैं, मेरा प्रिय लेखक, दिल्ली दर्शन। तो आज हमने इस वीडियो में मेरा प्रिय लेखक विषय को चुना है। मेरा प्रिय लेखक, हमने प्रेमचंद को अपना प्रिय लेखक बनाया है। तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, लमही काशीवासी, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम द्वादशी, नवनिधि प्रेम पचीसी, इस तरह से उनके बारे में थोड़ा सा लिख दिया मैंने ताकि आकर्षक हो जाए निबंध। इसके बाद प्रस्तावना को लिख दिया। प्रस्तावना में उनके बारे में क्या, यह तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी कवि या लेखक बनाए नहीं जाते हैं, यह तो उनमें जन्मजात ही होते हैं। तो लेखक के बारे में, कैसे लेखक बनता है, कैसे लेखक सामने आता है, तो उसके बारे में यहाँ प्रस्तावना में लिख दिए हैं। इसके बाद मेरे प्रिय लेखक का जन्म और जीवन, उनका जन्म कब हुआ, उनका जीवन कैसे आगे बढ़ा, क्या क्या उन्होंने किया। जन्म काशी में, वाराणसी, जन्म वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ 31 जुलाई 1880 में। इस तरह से आप देखें, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने तक उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद साहित्य जीवन प्रवेश कर सर्वप्रथम मर्यादा पत्रिका के संपादक रहे। मेरे प्रिय लेखक की रचना इस प्रकार है। उपन्यास की बात करें तो कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान। गोदान तो कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। गोदान बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी तरह से कहानियों की बात कर लेते हैं। नवनिधि, ग्राम्य जीवन की कहानियाँ। नवनिधि है ग्राम जीवन की कहानियाँ, प्रेरणा, कफन, कुत्ते की कहानी, प्रेम प्रसून, प्रेम पचीसी, प्रेम चतुर्थी, मनमोदक, मानसरोवर, समर यात्रा, सप्त सरोज, अग्नि समाधि, प्रेम गंगा और सप्त समना। इस तरह से कहानियाँ इनकी हैं। नाटक की बात कर लेते हैं। करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम, रूठी रानी। जीवन चरित्र की बात करें, कलम, तलवार और त्याग, दुर्गादास, महात्मा शेख। इस तरह से इनके जीवन हैं, जीवन चरित्र हैं। निबंध, कुछ विचार। मेरे प्रिय लेखक के लेखनी की भाषा, भाषा इनकी 2 प्रकार की थी। एक तो वह थी जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग करते थे, दूसरी वह थी जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग करते थे। इस तरह से इनकी 2 तरह की भाषा मिलती है। मेरे प्रिय लेखक की लेखन शैली कैसी थी उसके बारे में यहाँ मैंने लिख दिया है। आप आराम से इसको देख सकते हैं।
और यदि यहाँ आपको वीडियो देखने में सुविधा हो रही है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के PDF डाउनलोड करके आप आसानी से पूरा PDF देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए, इस तरह से इनके जो है वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य और भावात्मक, अगर निबंध जो होता है उसका अंतिम भाग जो होता है उपसंहार होता है या निष्कर्ष होता है। इस प्रकार मेरे प्रिय लेखक मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सम्राट कहलाते थे। वे युग परिवर्तक कहानीकार होने के साथ साथ नए कहानीकारों में भी अपना विशिष्ट स्थान रखते थे। उनकी उपन्यास और कहानी में एक आदर्श मुख्य और यथार्थवाद की प्रवृत्ति रहती थी। यह आधुनिक युग में भी अपनी कहानियों से अपना स्थान अग्रणी रखते थे। हिंदी साहित्य में मेरे प्रिय लेखक मुंशी प्रेमचंद का नाम सदा अमर रहेगा। इस तरह से हमने निबंध का समापन कर दिया है। अब आते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर। डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद लिखिए। यहाँ भी आप लेखन में 5 अंक पाएंगे। इस तरह से लेखन से आपको 10 अंक मिलेंगे। या भाग्य और बुद्धि पर विषय पर कहानी लिखिए, तो यहाँ भी मैंने संवाद लिया है डॉक्टर और मरीज के बीच। डॉक्टर साहब, मुझे कल रात से हल्का सा बुखार आ रहा है। डॉक्टर, ठंड तो नहीं लग रही? रोगी, थोड़ी ठंड भी महसूस हो रही थी परंतु सारे शरीर में दर्द का लग रहा था। डॉक्टर, क्या छींकें भी आ रही थी? रोगी, सवेरे के समय 4-5 छींकें एक साथ आई थी। डॉक्टर, पेट तो खराब नहीं? रोगी, हाँ डॉक्टर साहब, आज मेरा पेट साफ नहीं हुआ है। डॉक्टर पर्चा लिख कर देते हुए, ये दवाइयाँ ले लो, 2 दिन की दवा है। दिन में 3 बार 2-2 गोली 4 घंटे के अंतराल से ले लेना। 1 गोली रात को सोते समय दूध के साथ ले लेना। इस तरह से यह संवाद मैंने समाप्त कर दिया। तो इस तरह से आज के प्रतिदर्श प्रश्न पत्र से आपको कितना फायदा होगा यह कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।